Good morning, all of you. Now we are going to talk about the central government, in which we are read about the executive of इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखें, हम केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बारे में बात करते हुए हमने जो है दूसरे अंग के बारे में, जो कि एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका के बारे में हमने देखा। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में हमने जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। वी रीड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमने देखा कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख है, चीफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब हम राष्ट्रपति के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि जो राष्ट्रपति है उसको किस तरीके से चुना जाता है और कितने समय का, कौन कौन सी इसकी योग्यताएं होती हैं और ये कितने समय के लिए होता है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर है कि ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो क्या राष्ट्रपति को चुन लेने के बाद वह संपूर्ण कार्यकाल तक, मतलब कि लगातार 5 वर्षों तक क्या वह अपने पद पर कार्य कर सकता है। जब ये प्रश्न आता है तो हम एक बात को देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर 5 वर्षों तक नहीं बना रह सकता है। ए प्रेसिडेंट इज नॉट सिट ऑन हिज पोस्ट एट 5 ईयर्स, के मतलब वो 5 वर्षों तक जो है अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। अगर वह गलत कार्यवाहियों में पाया जाता है, अगर उसकी गतिविधियां कुछ गलत होती हैं तो उसे उसके समय से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। और इसके लिए जो है हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है इम्पीचमेंट की, मीन्स महाभियोग की। कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर आ रही है? विच प्रोसेस देन इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इसे क्या कहा जाता है? महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है? ये महाभियोग क्या होता है? ये महाभियोग कैसे आता है? इस महाभियोग को कौन लेकर आता है और ये कैसे पूरा होता है और राष्ट्रपति को कैसे इसके के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे, देखेंगे। तो चल रहे हैं हम यहाँ पर देखें कि द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, जो क्रिया अपनाई जाती है, उसे क्या नाम दिया गया है? इम्पीचमेंट का नाम दिया गया है। और इसकी जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात की व्यवस्था की गई है। और क्या कहा गया है? तो यहाँ पर देखें, बतलाया जा रहा है कि विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान के नियमों को तोड़े, ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, देन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है। तो महाभियोग की प्रक्रिया को फिर प्रयोग में लाया जाता है। यूज द इम्पीचमेंट है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या किया जाता है? जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है? विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन, है कि संविधान का अतिक्रमण करने के पर। तो ये देखें कि वैसे तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन जब वो क्या करता है, जब वो संविधान के नियमों को तोड़ता है, संविधान का हनन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। और ये प्रक्रिया कैसे लाई जाती है प्रयोग में? तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले चीज आ रहा है राइट टू इम्पीचमेंट, कि जो महाभियोग का अधिकार है, महाभियोग की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का जो अधिकार है, महाभियोग को उपयोग में लाने का जो अधिकार है, वो किसको है? ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि संसद के प्रत्येक सदन को इस बात का अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या करे? वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को लाए।
है। तो संसद में ये देखें, हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने ये व्यवस्था की है कि अगर मान लो लोकसभा को लगे कि राष्ट्रपति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो वह क्या कर सकती है, उसके विरुद्ध महाभियोग ला सकती है। अगर राज्यसभा को यह लगे कि राष्ट्रपति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उसके सदस्य भी क्या कर सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के विरुद्ध। जैसा कि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जब हमने देखा था कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, संसद के नाम से भी हम जिसे जानते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रेसिडेंट और मतलब कि राष्ट्रपति, और दूसरा यहाँ पर हमने देखा था कि संसद के दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखें कि ये जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है जो किससे मिलकर बनी है, जो प्रेसिडेंट और लोकसभा एंड राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो अब वही चीज यहां पर आ रही है। ये पार्लियामेंट देखेंगे हम यहां पर, जिसे हम संसद का नाम देते हैं, जिसे हम संसद का नाम देते हैं, ये पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो वही चीज अब हमारे यहाँ पर इम्पीचमेंट में भी आ रही है, महाभियोग में भी आ रही है कि अगर राष्ट्रपति को, इस प्रेसिडेंट को अगर इम्पीचमेंट की प्रोसेस से अगर रिमूव करना है, इसके पद से हटाना है, रिमूव टू ऑफिस, देन हु। तो यहां पर देखे बतलाया जा रहा है कि जो दोनों सदन हैं, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, क्या करेंगी। तो यहां पर देखिए बतलाया जा रहा है कि वह राइट टू इम्पीचमेंट रखती हैं, वह इम्पीचमेंट ला सकती है, मतलब कि वह महाभियोग का अधिकार रखती हैं और वह महाभियोग ला सकती है। अब महाभियोग आता कैसे है, महाभियोग आता कैसे है, ये तो हमने देख लिया कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के संसद के दोनों जो सदन है, प्रत्येक जो सदन है उनमें से किसी भी सदन में जो है महाभियोग को लाया जा सकता है, उनमें से किसी भी सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है। बट हाउ मच मेंबर्स आर पार्टिसिपेट, देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स, के कुल सदस्यों का 1/4 हिस्सा महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए रिस्पेक्टिव हाउस, कि जिस सदन में इसको लाया जा रहा है, कि जिस सदन में इसको लाया जा रहा है उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। मीन्स कि अगर लोकसभा में आ रहा है तो 553 सदस्यों में से 552 जो सदस्य हैं, 552, और अगर हम इन प्रेजेंट की बात करें तो 545 कैंडिडेट्स
है 545 अभी जो है कुल सदस्य अभी जो है हमारे लोकसभा में उपस्थित हैं, है। तो इन 545 सदस्यों का 1/4 हिस्सा, और अगर टोटल की बात करते हैं कि कुल सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं जो कि 552 है, तो 552 सदस्यों का 1/4 हिस्सा। तो कहने का मकसद ये आ रहा है यहाँ पर कि जिस भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा रहा है, उस सदन की कुल सदस्यों का 1/4 भाग जो है वो इस प्रक्रिया में क्या होगा, सम्मिलित होगा, शामिल होगा, यह भाग लेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर यही चीज राज्यसभा में हो तो राज्यसभा में भी वही चीज आ जाएगी कि 250 का कुल 250 सदस्य हैं, इन 250 सदस्यों का 1/4 भाग अगर मान लो भाग लेगा, हिस्सा लेगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया प्रयोग में आएगी, अस्तित्व में आएगी। तो ये देखें कि महाभियोग की प्रक्रिया को जो है आरंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए क्या कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दिया है, हमारे संविधान ने यह तय कर दिया है कि 1/4 जो हिस्सा है, कुल सदस्यों का 1/4 जो हिस्सा है वो इस प्रक्रिया में भाग लेगा। तो अब क्या 1/4 हिस्सा अगर भाग ले लेता है, 1/4 सदस्य अगर मान लो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया को लाते हैं, तो क्या यहीं पर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यही ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाती है? नहीं, इसके बाद में फिर क्या होता है, आफ्टर 14 डेज जैसे है कि महाभियोग, अब जैसे मान लो कि लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों ने क्या कर दिया कि मोशन को पास कर दिया है, जो हमारा प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया, तो उसके कितने दिन कि भाई राष्ट्रपति के पास पहुंच गया ये कि आपको क्या किया जा रहा है, आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। तो इसके प्राप्त होने के 14 दिवस के पश्चात, प्राप्त होने के 14 दिवस के पश्चात क्या किया जाता है, रिसेप्ट यानी प्राप्त होने के 14 दिवस के पश्चात डिस्कशन विल टेक प्लेस। महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चाएं होती है, चर्चा की जाती है कि ये जो हम लाए हैं, ये जो प्रस्ताव हम लाए हैं, क्या यह उचित है अथवा नहीं। या मतलब अगर मान लो लोकसभा में ये पारित हुआ है तो क्या होगा कि राज्यसभा में चर्चा होगी, अगर राज्यसभा में पारित हुआ है तो 14 दिन के भीतर भीतर क्या होगा, लोकसभा में चर्चा होगी और राष्ट्रपति को भी इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आफ्टर 14 डेज, 14 दिवस के पश्चात क्या होगा, कौन से 14 दिवस की बात हो रही है यहाँ पर, महाभियोग के प्रस्ताव के पारित होने या प्राप्त होने के 14 दिवस के पश्चात क्या होगा, डिस्कशन विल टेक प्लेस, कि चर्चाएं होंगी, विचार विमर्श होंगे। देन फिर क्या होगा, इम्पीचमेंट गेट पास्ड। इम्पीचमेंट मोशन जो है, महाभियोग जो प्रस्ताव है, यह महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है, वो लागू हो जाता है, पारित हो जाता है। अब पारित हो गया, ठीक है, अब क्या होगा, कितने सदस्य चाहिए उसके लिए, तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स है कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत इनके साथ होना चाहिए, है 2/3 बहुमत इनके साथ होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि कुल सदस्यों का 1/4 सबसे पहले आ गया, ठीक है। अब इन 1/4 सदस्यों का भी क्या होगा कि 2/3 जो बहुमत है, उस 2/3 बहुमत के साथ यह प्रस्ताव पारित होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं कि 552 सदस्यों में से क्या हुआ, ये 552 सदस्यों ने क्या किया, ये जो 552 सदस्य थे इन्होंने क्या किया, इम्पीचमेंट मोशन में के लिए जो रेडी हुए, ठीक है। 552 में से अब हमको कहा जा रहा है 1/4, 1/4 भाग,
है। तो 552 का सीधा सीधा हमने 1/4 हिस्सा कर लिया, मतलब क्या हो गया कि आधे से भी आधा हो गया। ठीक है, आधे से भी आधा हो गया है। अब इन आधे से भी आधे सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 पार्ट, मीन्स 75%, 75% भाग जो है वो क्या होगा, अपनी मेजोरिटी से 75% जो भाग है वो अपने कुल बहुमत में जो बहुमत है उसको प्रस्तुत करेगा। अब यहां पर ये प्रस्तुत होने के बाद में क्या जाता है, ये सेकंड हाउस में चला जाता है, सेंड टू सेकंड हाउस, दूसरे सदन में चला जाता है। और दूसरा सदन कौन सा है, तो यहां पर दूसरा सदन कौन सा होगा, अगर मान लो प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है तो यहां पर दूसरा सदन राज्यसभा होगा, और अगर मान लो प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है तो यहां पर दूसरा सदन लोकसभा होगा। तो यहां से जो प्रोसेस होकर ये कहां चला जाता है, यह सेकंड हाउस में चला जाता है, दूसरे सदन में चला जाता है। वहां पर भी फिर क्या होता है, ऑल्सो एक्सेप्ट्स, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, यहां भी अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है कितने बहुमत के साथ, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत के साथ। देखें कि 2/3 बहुमत के साथ क्या किया, दूसरे सदन में भेज दिया, और यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी ये पारित हो गया। ठीक है, यहां पर भी पारित हो गया, कितने बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ पारित हो गया, 2/3 बहुमत के साथ पारित हो गया। देन फिर क्या होगा कि जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो राष्ट्रपति है उसे प्रस्ताव पारित होने के दिनांक से, महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के दिनांक से अपने पद से मुक्त मान लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बतलाया जा रहा है, प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मोशन। क्लियर। अब नेक्स्ट आ रहा है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। देखें, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी शक्तियों को हम जो है दो पार्ट में, दो भागों में, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन्हें हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं, नॉर्मल पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। है कि सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। देखिए, सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत ही इजीली हम यहाँ पर देख रहे हैं इनको, बहुत ही सरल सी है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, और जो जुडिशियल पावर्स हैं, इनको हमने किस में रखा है, इन सब पावर्स को हमने राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के नॉर्मल पावर्स में रखा है, नॉर्मल पावर्स में इनको काउंट किया है। सामान्यकालीन शक्तियों में इन्हें गिना गया है। कौन कौन सी हैं यहाँ पर, तो देखिए, नॉर्मल पावर की जब बात होती है तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स, यानी कि कार्यपालिकाई शक्तियां, व्यवस्थापिकाई शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, और जो न्यायिक शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में गिनी जाती है। और अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, कि तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 आर्टिकल हैं, 352, 356, 360 हैं, 352, 356 और 360, तो वो तीनों जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर में काउंट होती है, वो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों में जो है गिनी जाती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं द नॉर्मल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, जिसमें हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स,
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार जितनी भी कार्यपालिकाई शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं? वो राष्ट्रपति के पास होती है। वो किसके पास होती हैं? वो राष्ट्रपति के पास होती है। बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है कि जो राष्ट्रपति है वो किसका प्रमुख होता है? वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसके में जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं, राष्ट्रपति हैं, वो कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑफिसर्स है। देखें कि अधिकारियों की नियुक्ति एवं पद से हटाना, कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी ऑफिसर्स को लगाया जाता है, जितने भी जो अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन्हें कौन नियुक्त करता है? उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो उन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, और चाहे वो ऑडिटर जनरल हो, चाहे वो चेयरमैन हो, और कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, उन्हें कौन नियुक्ति देता है? उन्हें नियुक्ति देने का कार्य राष्ट्रपति करता है। उन्हें उनके पद से हटाने का कार्य कौन करता है? उन्हें उनके पद से हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके अलावा आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, कि चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑडिटर जनरल वगैरह जो हैं, इनको नियुक्त करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है पावर एसोसिएटेड विद फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी शासन के संचालन से संबंधित शक्तियां है। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट यानी कि शासन के संचालन से संबंधित शक्तियां, कि जो शासन संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? देखें, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही कैन फॉर्म वेरियस लॉज है, कि देखें कि इसके अंतर्गत वह क्या करता है? विभिन्न नियमों का निर्माण करता है। ही कॉल द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर्म लॉ रिलेटेड टू द पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और कंट्रोलर यानी महान्यायवादी, और ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखा परीक्षक के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें, द रेसिडेंट आल्सो एलोकेट द पोर्टफोलियो टू द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है कि वह मंत्री परिषद के सदस्यों को उनके विभागों का क्या करता है? विभाजन करता है, उनको विभाग आवंटित करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है फॉरेन पावर्स, यानी वैदेशिक शक्तियाँ कि इनके पास में जो है कुछ वैदेशिक शक्तियाँ भी होती हैं, और वो वैदेशिक शक्तियाँ क्या होती हैं? बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, के भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि विदेशों में जितना भी लेन देन, जो भी व्यवहार होता है, वो सब किसके अकॉर्डिंग होता है? तो वो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अनुसार होता है, कि राष्ट्रपति जो है अपने भारत को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियां,
अगला आ रहा है हमारे, ये वैदेशिक शक्तियां हो गई, ये सैन्य शक्तियां आ रही हैं। मतलब कि जो सुप्रीम कमांडर है, अब सैन्य शक्तियों में एक ही चीज निकल कर आती है कि इंडिया की तीनों जो सेनाएं हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति है, सुप्रीम कमांडर है, वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। चाहे वो जल सेना हो, नेवी हो, चाहे वो वायु सेना हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो थल सेना हो, फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी फोर्स हो, इनका जो सुप्रीम कमांडर है, इनका जो सर्वोच्च सेनापति है, वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है कि भाई युद्ध करना है या नहीं करना है, सेनाओं को क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब का जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये सारे इंस्ट्रक्शन राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारी यहाँ पर आ रही है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि व्यवस्थापिकाई शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जब हम राष्ट्रपति के व्यवस्थापिकाई शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो शक्ति निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है? व्यवस्थापिकाई प्रशासन के जो संयुक्त अधिवेशन है, जॉइंट जो मीटिंग्स वगैरह हैं उनको बुलाने करने का, और जो लॉज जो बनाए जाते हैं, जो लॉज फॉर्म किए जाते हैं, फॉर्म द लॉज, कि जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं उसमें किसकी अनुमति चाहिए, किसकी परमिशन चाहिए? तो यहाँ पर नेसेसरी है, असेंशियल है कि प्रेसिडेंट की जो है परमिशन उसमें चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स है। जैसा कि हम पढ़कर आए हैं, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि 2 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, के 2 सदस्य तो किसमें? लोकसभा में, और 12 सदस्य जो हैं वो कहाँ? राज्यसभा में। क्या किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पावर टू रिजेक्ट मोशन, प्रस्ताव को अस्वीकृत करने की शक्ति, कि अगर मान लो किसी लॉ से संबंधित या किसी और प्रक्रिया से संबंधित, अगर मान लो कि दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, अगर मान लो कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की परमिशन के लिए उनके पास में भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है? उसे रिजेक्ट कर सकता है, उसे वापस भेज सकता है, उसे अस्वीकृत कर सकता है। बट इसमें एक कंडीशन दी गई है। अब देखें कि राष्ट्रपति जो है वो मोशन को रिजेक्ट तो कर सकता है, बट लोकसभा के द्वारा अगर वही मोशन फिर से भेजा जाए, रिपीट किया जाए, वापस भेजा जाए, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना होता है, उसे एक्सेप्ट करना होता है। ये भी कंडीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि राष्ट्रपति जो है वो मोशन को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, जो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा उसके पास भेजे जाते हैं, बट वापस रिपीट होने पर वो उनको एक्सेप्ट करता है, उन्हें स्वीकार करता है। पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है? कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं होती है, पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं होती है, सत्र में नहीं होती है, बट ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि जिसमें लॉ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ जो है बहुत नेसेसरी हो जाता है, इनिशियल हो जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या करता है? राष्ट्रपति के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने स्वविवेक से क्या किया जाता है? कोई भी लॉ फॉर्म कर दिया जाता
है, कोई भी कानून बना दिया जाता है, कोई भी कानून से मतलब कि जिसकी नीड होती है, नीड होती है, तो उस कानून को फिर क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। है कि जब असेंबली अगर सेशन में नहीं होती है, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं होती है, असेंबली अगर सेशन में नहीं होती है, बट किसी लॉ की अगर नीड होती है, तो उसको राष्ट्रपति क्या करता है? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो है फॉर्म कर देता है, निर्मित कर देता है। और जब असेंबली सेशन में आती है तो वो उसको क्या करता है? उसे वो प्रोसेस में लाता है, उसे पारित करवाने की कोशिश करता है। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज ऑर्डिनेंस कहलाती है। तो राष्ट्रपति के पास में एक जो पावर है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर देखें, पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति इसके पास होती है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल पावर्स के बारे में देख रहे हैं जो राष्ट्रपति के पास में होती हैं, यानी वित्तीय शक्तियाँ। अब ये फाइनेंशियल पावर में क्या कौन कौन से फंक्शन करता है? तो देखें, दो राष्ट्रपति है, उसके पास में विभिन्न प्रकार की इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो है फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, यानी वित्तीय शक्तियां होती है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में क्या होता है? द प्रेसिडेंट को टू प्लेस द अकाउंट ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि यह संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसको रखवाता है? एक वित्त वर्ष के दौरान हुए आय और व्यय के ब्यौरे को, यानी बजट को, ये क्या करता है? संसद के समक्ष रखवाता है, मतलब कि दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। विदाउट हिज का कंसर्न, उसकी इच्छा के बिना, उसकी सलाह के बिना, फाइनेंस बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, के जो वित्तीय जो बिल है या जो वित्तीय प्रस्ताव हैं, वित्तीय जो प्रस्ताव हैं, वित्तीय जो आय व्यय है, एंड डिमांड ऑफ ग्रांट है, अनुदान की जो मांग है, वह लोकसभा में पारित नहीं हो पाती है। और जुडिशियल पावर की अगर हम बात करते हैं, जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द राइट टू डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल मैटर्स, मतलब कि हमारे यहाँ पर जो है न्यायपालिका को एक अलग अंग के रूप में स्थापित किया गया है। तो जो राष्ट्रपति है वह सीधे तौर पर तो क्या नहीं कर सकता है? न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी इसे कुछ जो है शक्तियाँ दी गई हैं। बट स्टिल ही हैज बीन प्रोवाइड विद सर्टेन एसेंशियल पावर्स, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। ही अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। प्रेसिडेंट कंसर्न इज मैंडेटरी फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ रिलेटेड टू वर्किंग सिस्टम ऑफ द जुडिशरी होम बाय द सुप्रीम कोर्ट, है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो न्यायालयों के कार्य के लिए जो प्रस्ताव निर्मित किए जाते हैं, कार्यों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति की सलाह लेना जरूरी होता है। अंडर हिज जुडिशियल पावर्स है, उसकी जो न्यायिक शक्तियां हैं, इसके अंतर्गत द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू ग्रांट पार्डन, कि राष्ट्रपति के पास में कौन सी शक्तियां आती हैं? क्षमादान करने की शक्तियां आती हैं। रिस्पाइट है कि उन्हें पुनः विचार की शक्तियाँ आती है। और रिमाइंड ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब कि अपराधियों के सज़ा को कम करने की जो शक्तियाँ हैं वह भी राष्ट्रपति के पास में आती है। तो जुडिशियल पावर की अगर हम बात करते हैं, तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके जो न्यायाधीश है, उन्हें नियुक्त करने का जो कार्य है, उन्हें अपॉइंट करने का जो कार्य है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वह कोई भी अगर मान लो कार्य प्रणाली को अपनाती है या कोई भी अगर मान लो नियम का निर्माण करती है, तो उसमें राष्ट्रपति की जो कंसेंट है, राष्ट्रपति की जो सलाह है, वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को क्षमादान करना, क्षमा करना, उसकी सज़ा को कम करना, ये सब किसके पावर में आता है? ये सब प्रेसिडेंट के पावर में आता है। थैंक यू।